हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का आपका। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम आपका यूपी पीएससी और स्टेट पीएससी कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपका आर का भी इसमें कवर हो जाएगा और आपके पेट के लिए भी है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करें। तो पहला है हमारा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, भौतिक से अपना। तो पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ, मात्रक, विमा, मापन तथा विभिन्न मापक यंत्र, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यूनिट्स हैं, डायमेंशन है, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब देखेंगे। तो देखते हैं कि सारा एक साथ फिनिश हो पाता है ये पूरा टॉपिक या फिर हमारे सेकेंड पार्ट में। कोशिश यही रहेगी कि पूरा एक बार में मैं ख़त्म कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे मात्रक, विमा एवं भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहुँच चुके हैं अपने फिजिक्स में। तो पहला अपना अध्याय पढ़ने वाले हैं भाई हम, भौतिक राशियाँ, मात्रक, विमा, मापन तथा विभिन्न मापक यंत्र, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट है पहला, धारा घनत्व होता है, एक सेकेंड, लैपटॉप शट डाउन कर दो। धारा घनत्व होता है, तो धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। तो धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, ये है एक सदिश राशि, ठीक है। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। ये एक सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है भाई, राशि और मात्रक को मिलाना है हमें यहाँ पे। तो किसका मात्रक क्या होता है भाई बताओ, न्यूटन, पास्कल, केल्विन और घन मीटर। तो भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब उसके बाद पूछा जा रहा है, तो ये पूछा हो कि घन मीटर किसका मात्रक है, तो घन मीटर आपका मात्रक है आयतन का, ठीक है, आयतन का मात्रक है घन मीटर। तापमान का मात्रक होता है आपका केल्विन और दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो भाई हमारे जो कथन हैं वो दोनों ही सही हैं। बल सदिश राशि है, अतः इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। कौन सा दाब का मात्रक या यूनिट नहीं है, तो जूल बटे मीटर स्क्वायर, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा बार जो है वो दाब के मात्रक हैं ये तीनों, जबकि जूल मीटर स्क्वायर जो है वो आपका ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मात्रा और SI मात्रक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल, ठीक। लेंस का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। ऊष्मा का मात्रक होता है आपका जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है बैकुरल, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई मापन में, मापन को पढ़ लेते हैं, मेज़रमेंट को। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है। वायु की गति का मापन किया जाता है, तो वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, ठीक है। वायु की गति मापी जाती है आपकी एनीमोमीटर में। एनीमोमीटर से वायु की गति यानी कि वेग की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है और थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है, ठीक है।
अब बात करते हैं विभिन्न मापक यंत्र की, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका यूज़ किया जाता है एक पृथककारी कीप का। ठीक है, उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्करणीय फलन में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं, जिसमें सघन विलायक जल निचली परत में होता है, जबकि विरल विलायक बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। इसे पृथक्कारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त यंत्र को हम कहते हैं एमोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर या एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आपको जो नॉइज़ सुनाई दे रही है वो इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा नॉइज़ है, बिजली भी थोड़ी सी कड़क रही है और बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो क्या करें बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है और लाइट जो है वो अभी नहीं है, तो इसलिए सोचा आराम से बाहर बारिश का मज़ा भी लेते हैं और अपनी क्लास भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाई हमारा वोल्ट मीटर विभवांतर आपका सुमेलित है, एमीटर विद्युत धारा सुमेलित है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सुमेलित है, लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा की उपस्थिति और ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। अब आ जाते हैं हम अदिश और सदिश राशियों में। तो चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई चाल और वेग के बारे में इसमें कथन सही है आपका डी, चाल अदिश राशि है और वेग आपकी सदिश राशि है। ठीक है, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं और चाल एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपकी गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, वेग, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखी संवेग आदि। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति। तो ये सेकेंड चैप्टर है आपका, इसको भी कंप्लीट करते हैं। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति। क्योंकि ज़्यादा देर का ये हमारा वीडियो नहीं हुआ है इसलिए हम इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर देते हैं। यांत्रिकी, तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो गति को सबसे पहले परिभाषित किया था भाई गैलीलियो ने। ठीक है, गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो भाई वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी अपकेंद्रण पर काम करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। अब अपकेंद्री बल क्या होता है? तो अपकेंद्री बल वो बल होता है जिसके कारण वृत्तीय गति करती हुई किसी गतिशील वस्तु में वृत्त के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि ये केंद्र है, ये कोई है ना, इससे है ना दूर कोई चीज़ जा रही है तो वो अपकेंद्री बल हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्री बल। ठीक है, यह एक आभासी बल होता है जो अपकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में काम करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्रीम निकालने की मशीन आपने देखा होगा, है ना, हम ग्राइंडर चलाते हैं, मिक्सर चलाते हैं तो वो क्या होता है, क्रीम निकल आती है, मक्खन निकल आता है। ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक और अपकेंद्री पंप, ये सारे। ठीक है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होगा बताइए? पानी फर्श पे फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर वो बीकर से बाहर निकलेगा।
जल स्तर नहीं बदलेगा, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो भाई बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होगा? तब जल स्तर नहीं बदलेगा। द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। ठीक है, क्यों? तो बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता बल्कि पहले के समान ही रहता है, क्योंकि जब बर्फ़ को पानी से भरे बीकर में तैरने के लिए डाला जाता है तभी बर्फ़ का टुकड़ा बर्फ़ में उपस्थित जल के आयतन के बराबर जल भी स्थापित कर देता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति की। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? तो भाई तीसरे नियम का परिणाम है आपका संवेग का संरक्षण। ठीक है, तो न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम का परिणाम संवेग संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये भाई क्या होता है? एक समान त्वरण से ये गति करती है। ठीक है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए त्वरण समान होता है। यदि किसी पिंड का वेग समान समय के समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो ये एक समान त्वरण कहा जाता है। ये त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से होगा तो क्या होगा? तो भाई किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पे आपका बी वाला कथन सही है कि दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है, तो उसका निवल विस्थापन। ठीक है ना, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र उसका निवल विस्थापन निरूपित करता है। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है, तो ये त्वरण आपका निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। ठीक है, भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के सतह पर g का मान 9.8 m² होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है और उसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? क्या बना रहेगा? त्वरण बना रहेगा, संवेग बना रहेगा, गतिज ऊर्जा बनी रहेगी या फिर स्थितिज ऊर्जा बनी रहेगी? तो भाई जब कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पे गिरती है तो गिरने के दौरान संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक समान त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? तो भाई ये ऋजु रेखा होगी। ठीक है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, जबकि गैर समय त्वरित गति के लिए घुमावदार रेखा देता है। कार की गति के लिए ये वेग समय ग्राफ अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी रेखा का ग्राफ है। इससे पता चलता है कि कार एक समान त्वरण से चल रही है। ठीक है, यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक से बदलेगी? तो ये आपकी 4 गुणक से बदलेगी। ठीक है, संवेग सीधे वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान नहीं बढ़ाया जाए तो उसका वेग 2 गुना हो जाता है। यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी 4 गुना बढ़ जाती है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो बस में बैठे यात्री क्या करेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बस के अचानक मुड़ने पर
बस की गति की दिशा बदल जाएगी, लेकिन जड़त्व के नियम के कारण यात्री गति की प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ेंगे जब तक कि कोई भारी बल उन पर नहीं डाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो भाई घर्षण बल जो है वो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। ठीक है, ये आपका ये वाला सही होगा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो सतह से समानांतर गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल काम करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है: स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और रोलिंग घर्षण। ठीक है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल जो है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल काम करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है किया जाता है किसके लिए? तो ये स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच और गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण या फिर रोलिंग घर्षण कहा जाता है। ठीक है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये गोलकीपर को सक्षम बनाता है। तो ये आपको सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को इस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे इंटू वेग। ठीक है, नेक्स्ट, एक समान रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले दोनों पढ़ लेते हैं। एक समान रेखीय गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक, नेक्स्ट है, एक समान रेखीय गति में वेग में तत्कालीन परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। नेक्स्ट है, एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ पहला वाला सही होगा कि एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी 3 आपके दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका, एक सेकेंड छोटा हो गया बहुत, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में। ठीक है, असत्य, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग u 0 होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग v 0 हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये वाला 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट, यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन या बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा भाई। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। जी का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। ठीक है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा भाई? तो भाई ये होगा कि तीनों जो हैं वो एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अध्याय 4 पे पहुंच गए हम लोग। तो हमारा जो है ना, हमने देखो 3 टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप हो जाएंगे बोर।
तो ऐसा करते हैं, अब हम यहीं पर अपना आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। तो हमने गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वागति यानी हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब हम अपना ये 4 वाला चैप्टर ध्वनि एवं तरंग गति जो है वो कल के टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करा रही हूँ क्योंकि बस ये रिवीजन चल रहा है, तो ज़्यादा ना मैं ना ये सारे एग्जाम्पल्स भी इतने ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। तो फटाफट से हमें रिवीजन करना है, रिवीजन को फिनिश करना है। तो जितनी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, अपने नए टॉपिक के साथ में। तो अब ये बराबर आपका सीरीज़ चलती रहेगी। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।